वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के क्लास 1 के बारे में। और आपको बता दूं कि जियोग्राफी में जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में होते यानी कि बीए सेकेंड ईयर में अभी आप थे, मतलब बीए फर्स्ट ईयर में थे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर आपने दिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। आपने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ लिया, आपने ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ लिया यानी मानव भूगोल पढ़ लिया। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल आप पढ़ करके आ रहे हो। तो अब थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है? थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना है। यानी ये पेपर का आपके नाम है, जियोग्राफी में आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूनिट 1 के से मतलब यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, उसी के यूनिट 1 के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। वैसे यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा और जो पर्यावरण के घटक है खास करके उसके बारे में, और वेदों में पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में क्या बताएगा उसको, और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान का क्या महत्व है, इन समस्त चीज़ों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि जियोग्राफी में जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं खास करके यूनिट 1 से, उन सभी प्रश्नों को हमने समाहित किया है। पिछले वर्ष में जो सभी विश्वविद्यालय हैं, अधिकतर विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हुई हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर मैंने रखने का प्रयास किया है। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, इन प्रश्नों को आप एकदम से रट लीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोज आपके समक्ष आती रहेगी। तो ये एक प्रकार से यूनिट नंबर 1 की वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। लगभग मैं अगर आपको बताऊं कि लगभग कितने प्रश्न आप जानेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत सारे प्रश्न लगभग 45 से अधिक प्रश्नों को आप जानेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों को मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा और विस्तृत तरीके से हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं 8 इकाई है आपके सिलेबस में। 8 इकाइयों को लेकर के एक वीडियो मैं दे दूंगा, और जो एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी, मतलब पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा, जल, वायु या फिर वनस्पति। देखिए, मृदा जो है वो अजीव है, जल भी एक प्रकार से अजीव है, ठीक है, वायु भी एक प्रकार से क्या है, अजीव। मतलब अजीव मतलब क्या होता है कि निर्जीव जिसको बोल सकते हो। ठीक है, अजीव नहीं बोला जाता, निर्जीव। आ माने भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर निर्जीव बोला जाएगा। तो मृदा भी निर्जीव वस्तु है, जल भी निर्जीव है और वायु भी निर्जीव ही है। मतलब कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जो कि निर्जीव हैं, जिसमें जीव नहीं है, वो सब एक प्रकार से किस घटक में आती हैं? वो सब एक प्रकार से अजैविक घटक कहा जाता है उनको। कौन सा घटक कहा जाता है? अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक। लेकिन जिसमें प्राण होते हैं, यानी जो चीज़ें सजीव होती हैं, उनको बोलते हैं जैविक घटक। अब पूछा क्या गया यहाँ पर? जैविक घटक के बारे में। 2 घटक होते हैं मुख्य रूप से, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक माने जिसमें जीवन हो, और अजैविक मतलब जिसमें जीवन ना हो। ठीक है, तो वनस्पतियों में जीवन होता है, पेड़ पौधों में जीवन होता है, इसीलिए ये एक प्रकार से जो वनस्पति है ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक है, जबकि जल, मृदा, वायु ये सब जो है अजैविक घटकों में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने पहला प्रश्न समझ लिया। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी के बारे में अगर बताऊं तो पारिस्थितिकी जो है वो खास करके जीवों यानी पशु और वनस्पति तथा उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, और पारिस्थितिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द है आइकॉस और दूसरा शब्द है लोगोस। ठीक है, आइकॉस का मतलब होता है गृह यानी घर, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन या शास्त्र या विज्ञान, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से देखेंगे तो पारिस्थितिकी क्या है? जीवों का उनके प्राकृतिक आवास अथवा घर का अध्ययन करता है। यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दियर नेचुरल होम आर हैबिटेट। ठीक है, अंबक महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी पौधों एवं जंतुओं का उनके पर्यावरण अथवा बाह्य जगत के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। ओडम कहते हैं कि प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन जो होता है उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी। तो ये है पारिस्थितिकी। पर्यावरण क्या होता है भाई?
परिप्लस आवरण, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण की अगर बात की जाए, परिप्लस आवरण, हमको चारों तरफ से क्या क्या घेरे हुए हैं, जैसे कि स्थल मंडल घेरे हुए हैं, ठीक है, वायुमंडल हमको घेरे हुए हैं, जलमंडल घेरे हुए हैं। तो ये सब क्या है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ठीक है, ये सब एक प्रकार से पर्यावरण ही है जो हमको चौतरफा घेरे हुए हैं। आप देखते हैं प्रकृति में कई सारे चीज़ें विद्यमान हैं, जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, ये सब मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब जल, वायु, भूमि, सूर्य, प्रकाश, वनस्पति, जंतु, मानव, ये सब पर्यावरण के घटक या फिर तत्व बोल सकते हो, वो है। और प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत पर्यावरण के समस्त भौतिक व जैविक घटक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे जल, वायु, मृदा, सूर्य, प्रकाश, ये सब भौतिक घटक हैं, जीवों की उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है जब एक प्रकार से आपस में समानात्मक यानी तालमेल होता है। तो कुल मिलाकर के ये है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो घटक है उसमें वनस्पति जो है वो जैविक घटक की श्रेणी में आती है। सूर्य का प्रकाश किस में आएगा, तो वह जाएगा अजैविक घटक में। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। भौतिक घटक में क्या शामिल है भाई, देखिए जंतु कैसा है, ये जैविक घटक है, वनस्पति जैविक घटक है, ठीक है, पारिस्थितिकी एक विषय है, ठीक है, और प्रवाहित जल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब प्रवाहित जल जो होगा ये क्या है, भौतिक घटक है या फिर एक प्रकार से वनस्पतिक घटक, मतलब जैविक घटक है या अजैविक घटक है या भौतिक घटक है, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाहित जल जो है ये एक प्रकार से भौतिक घटक है। पारिस्थितिकी एक विषय है तो इसमें घटक का कोई मतलब नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। वनस्पति और जंतु ये एक प्रकार से जैविक घटक है, तो बचा कौन आपका प्रवाहित जल, ये हो जाएगा आपका भौतिक घटक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। अच्छा, इन सभी का चैप्टर वाइज वीडियो मैंने बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ाया था, तो प्लेलिस्ट में है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा 2024 वाली, तो उसमें आप देख लीजिएगा। 2023 की प्लेलिस्ट है, तो आप अगर आप देखना चाहें तो 2023 वाली प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, BA थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है। लेकिन देखिए, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। जीव विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी या पारिस्थितिकी, उसको क्या कहते हैं। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब देखिए, इकोलॉजी शब्द की अगर बात की जाए तो उसको किया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया है सबसे पहले प्रयोग, अर्नेस्ट हैकल ने किया है सबसे पहले प्रयोग, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हैकल जो है वो एक प्रकार से जर्मन जीव वैज्ञानिक है, उन्होंने 1870 ईस्वी में इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है। 1866 कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, 1866 में उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन 1870 में या 69 में मुख्य रूप से सामने आती है इनकी अवधारणा। और इनकी बुक का नाम है जर्नल मॉर्फोलॉजी डियर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल है नहीं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का एक प्रकार से यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर इकोलॉजी के स्थान पर आप पारिस्थितिकी के स्थान पर आप एक दूसरा शब्द रख सकते हैं, इकोसिस्टम यहाँ पर रख दीजिए, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम की अगर बात की जाए इसको हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग किया है वो एजी टांसले ने किया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया एजी टांसले करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया है, 1935 में, 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, जीवशास्त्री हैं, वो एजी टांसले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न में आप कर लीजिएगा इकोलॉजी के स्थान पर या पारिस्थितिकी के स्थान पर आप पारिस्थितिक तंत्र कर लीजिएगा, यानी इकोसिस्टम कर लीजिएगा, इकोलॉजी शब्द मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, चूंकि ऑप्शन में है नहीं वो। अगला प्रश्न 5वां नंबर, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। कवक को उत्पादक बोलेंगे, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। तो जो एक प्रकार से वन के पारिस्थितिक तंत्र में जो कवक होते हैं उनको हम लोग अपघटक बोलते हैं या अपघटनकर्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटन या अपघटनकर्ता जो होते हैं वो एक प्रकार से किसी पर आश्रित भी नहीं होते हैं और ना ही भोजन एक प्रकार से बनाने के लिए किसी का सहारा लेते हैं।
तो वो एक प्रकार से अपघटनकर्ता हो गए। जितने भी शैवाल, कवक ये सब होते हैं, ये सब एक प्रकार से अपघटक हैं या अपघटनकर्ता हैं। तो ये हो गए। एक होते हैं उत्पादक, एक होते हैं उपभोक्ता। अब उपभोक्ता होता है एक प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, एक द्वितीयक उपभोक्ता होता है और एक तृतीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। अब जो उत्पादक होता है उसमें जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये सब उत्पादक हैं, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। वो अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों के द्वारा सूर्य भगवान से, ठीक है। तो वो एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की मतलब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये इसको बोलेंगे मतलब जो अपना भोजन खुद ही बना ले, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, उसको बोलेंगे उत्पादक। उसको और उसको एक शब्द में और बोलते हैं स्वापोषी भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उत्पादक यहाँ पर है। उपभोक्ता किसको बोलेंगे, उपभोक्ता मतलब जो इन पर निर्भर होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है। जैसे खरगोश है, वो घास खाता है, घास खुद ब खुद जम जाती है। तो घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है। खरगोश को मतलब खरगोश को कौन खाएगा, तो खरगोश जो है जो घास को खाता है उसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब खरगोश को खा लिया किसने, खरगोश को खा लिया किसी बड़े जानवर ने, मान लेते हैं कि किसी जो है से मतलब सियार ने खा लिया है, किसी भेड़िया ने खा लिया। किसको, भेड़िया ने किसको खाया, खरगोश को खाया भेड़िया ने। अब चूंकि खरगोश को भेड़िया ने खा लिया है तो भेड़िया क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अब इसी भेड़िया को एक प्रकार से कौन खा लेता है, बाघ खा लेता है। अब बाघ कौन हो जाएगा, बाघ आपका हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले में अधिकतर जो होते हैं सर्वाहारी प्राणी आते हैं, फर्स्ट वाले में शाकाहारी और थर्ड वाले में प्योर मांसाहारी आते हैं। इसी प्रकार से और भी एक चीज़ समझ सकते हैं उपभोक्ता में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक उत्पादक हो गया। अब उत्पादक में मान लेते हैं यहाँ पर जो है घास पात है, तो घास पात को कौन खाते हैं, कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो घास को खाते हैं। तो चूंकि घास जो है खुद प्रकाश संश्लेषण करी और खुद एक प्रकार से उसने अपना भोजन बनाया और खुद अपने आप पे निर्भर है, तो वो हो गई घास, ठीक है। अब लेकिन उस पर निर्भर कौन है, उस पर निर्भर है कीड़े मकोड़े जो कि घास खा करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो वो हो गए कीड़े मकोड़े प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आ गया, मेढक आ गया। अब मेढक कौन है भाई, मेढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता है। मेढक किसको खाता है, मेढक कीड़े मकोड़ों को खाता है, ठीक है। तो मेढक जो हो गया ये क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा मेढक को, ठीक है। और मेढक को किसने खाया भाई, सांप ने मेढक को खा लिया, ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से ये हो गया उपभोक्ता के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, समझ में आ गई होंगी। तो यही मिला करके पिरामिड का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे मान लेते हैं घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है और मनुष्य को सिंह भी खा सकता है। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से एक श्रृंखला बन गई, एक फूड चेन बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है पारिस्थितिक मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक, देखिए खेत, बांध, पार्क या झील। देखिए खेत, बांध और पार्क ये मानव निर्मित हैं, ये मनुष्य बना सकते हैं। लेकिन क्या झील का निर्माण मनुष्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन झील प्राकृतिक भी होती है, ठीक है, और झील मानव निर्मित भी होती है। तो क्या जरूरी है कि यहाँ पर मानव निर्मित झील की बात की जा रही है, नहीं, प्राकृतिक झील की बात कर रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खेत वगैरह मनुष्य खुद ही बनाते हैं, बांध भी मनुष्य बनाता है, पार्क वगैरह भी मनुष्य ही बनाता है। तो एक प्रकार से ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ये खेत जो झील है ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि झील का निर्माण प्रकृति के द्वारा भी होता है। बहुत कम केसों में मनुष्य के द्वारा होता है। जब बांध बनाया जाता है तो उसके किनारे किनारे झीलों का निर्माण हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है, झील का बनाने का कोई मकसद नहीं होता। अगला प्रश्न है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का क्या उदाहरण है भाई, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, देखिए प्रवाह भित्ति जो है ये प्राकृतिक है, वेटलैंड भी प्राकृतिक है, नदी भी एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही बनती है। तो ये सब प्राकृतिक तंत्र है, मतलब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। जबकि जो खेत होता है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। पार्क, बांध, खेत ये सब किसके हैं, ये सब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है लवणीय जल पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण क्या है, बताएं। मतलब लवणीय जल यानी जो खारा जल होता है, पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण क्या है, नदी, प्रवाल भित्ति, तालाब या बांध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, लवणीय जल पारिस्थितिकीय तंत्र का जो उदाहरण है वो है प्रवाल भित्ति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न 9वां नंबर, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। जो साफ सुथरा जल होता है वो समुद्र तट का उदाहरण है, खाड़ी का, एस्चुरी का या फिर तालाब का। तो जो स्वच्छ जल होता है वो एक प्रकार से कहाँ का होता है, तालाब का आप मान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखें 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं, बताएं कौन जोड़ते हैं भाई। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ या फिर उपभोक्ता। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 11वां नंबर आप देखिएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं, धरातलीय कारक या जैविक कारक या मृदा कारक, बताएं। तो पारिस्थितिक प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं। जलवायु संबंधी कारक जो होते हैं वो निश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। उत्पादक है, पोषण संबंध है, ऊर्जा प्रवाह है या फिर अपघटक है, बताएं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार जो है वो है पोषण संबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन कौन से। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक जो होते हैं कौन होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोपजीवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पादप होते हैं वो एक प्रकार से स्वपोषी घटक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पादप। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। संप्रेषक, उत्पादक, परावर्तक या उपभोक्ता। तो हरे पौधे को या हरे जो पौधे होते हैं हरे हरे, उनको हम लोग उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, खुद अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं लेकिन दो लोगों के लिए एक प्रकार से भोजन का निर्माण भी करते हैं, इसीलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 15वां नंबर प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, बताएं। एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय या क्षैतिज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, बताएं। तो चक्रीय होता है, चक्रीय भांति होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वां नंबर प्रश्न। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में से कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शांत पर्णपाती जंगल या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या शीतोष्ण वन। तो जो एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्रों में से कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है, तो वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन से 17वां नंबर देखिएगा। प्रश्न है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है, बताएं। कौन सा, परतों का अलगाव, उत्पादकता या ऊर्जा का प्रवाह या अपघटन। तो भाई पारिस्थितिक तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई में शामिल है उत्पादकता, अपघटन और ऊर्जा प्रवाह, जबकि परतों का अलगाव जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है 18वां नंबर देखिएगा। प्रश्न है, कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है, बताएं। कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र। तो इनमें से 3 चक्र जो है वो हैं कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र तो है लेकिन फास्फोरस चक्र की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है, वो है फास्फोरस चक्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारिस्थितिकी शब्द लिया गया है यूनान से, फ्रेंच से, स्पेनिश से, अंग्रेजी से। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो यूनानी भाषा के शब्द है। यूनानी मतलब ग्रीक, ठीक है, यूनान मतलब ग्रीक ही होता है, ठीक है। तो यूनानी भाषा से लिया गया है या ग्रीक भाषा से, उसके ओइकोस शब्द से बना हुआ है, ओइकोस शब्द से बना हुआ है। ओइकास और लोगास मिलकर के बना है इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पारिस्थितिकी का क्या अर्थ है। पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है भाई, फटाफट से बताएंगे। महासागरों का अध्ययन, बिल्कुल ठीक बात है, पारिस्थितिकी का अध्ययन है। क्योंकि महासागर जो होते हैं इकोसिस्टम है, एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र है और पारिस्थितिक तंत्र का ही अध्ययन करता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी एक विषय वस्तु है लेकिन एक जाल, एक तंत्र होता है, सिस्टम एक होता है इकोसिस्टम, ठीक है।
पारिस्थितिक तंत्र। दूसरी बात, पारिस्थितिकीय जीवों, पौधों और जानवरों और उनके अध्ययन से भी एक प्रकार से पारिस्थितिकी का ये भी अर्थ होता है, संबंधित होता है। इसके अलावा ये एक प्रकार से ब्रह्मांड के विभिन्न गैसों के बीच संबंध को दर्शाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा, ये सभी करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से और भी वीडियोस लगातार लगभग इसके 7 वीडियो और आने वाली हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मॉडल पेपर लिखित वाले और लिखित टाइप के और भी बोर्ड पर क्लासेस होंगी, वो सारी क्लासेस देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं यहाँ पर, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात और ज़रूर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई हिंदी साहित्य का जो कोर्स है, पीडीएफ वगैरह मेरे पास सारा रखा हुआ है, कुछ क्लासेस बची हुई, बाकी सारी क्लासेस लगभग हो चुकी थी। मैंने जो आपके मतलब जो 2023 वाली परीक्षा थी या उससे अभी मुश्किल से 2 महीने पहले का कोर्स, 2 महीने तक मैंने वीडियो उसको बना करके रखा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए कोर्स बीए 3rd सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का, और अगर हिंदी साहित्य का आप कोर्स लेंगे तो ये सब जो वीडियो आप देख रहे हो, ये इन सभी की पीडीएफ भी आप मतलब कि पाएंगे उस ग्रुप में जब आप जुड़ जाएंगे। और उसके लिए मात्र फीस कितनी रखी गई है, आप लोगों के डिमांड पर मात्र 100 रुपये उसकी फीस रखी गई है हिंदी साहित्य की। तो अगर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ भी अगर चाहिए तो आप वहाँ पर अगर हमारा कोर्स लेंगे हिंदी वाला, तो उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो आपके लिए एक बेनिफिट ये हो गया कि आप हिंदी का कोर्स लें, और कोर्स लेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और ग्रुप से ऐड होने के बाद में आपको पीडीएफ भी वहाँ पर मिलती रहेगी। और हिंदी की लगभग सारी पीडीएफ सारे चैप्टर की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, मॉडल पेपर की पीडीएफ, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और क्लासेस वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और भी जो क्लासेस होंगी वो आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोर्स लेना है किसी को, तो आप हमारा नंबर है 91 61 93 60 62, इसी पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। हिंदी साहित्य बीए 3rd सेमेस्टर का कोर्स एकदम से बिल्कुल एक प्रकार से मान लीजिए बहुत मिनिमम प्राइस पर मात्र 100 रुपये में रखा गया है। और इसके साथ ही साथ आपको और भी पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिलती रहेंगी, मतलब आपकी सारे सब्जेक्ट की और भी जो सब्जेक्ट आपने लिए होंगे उन सभी की तैयारी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है। तो आप इस पर तुरंत एसएमएस करेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तुरंत मैं आपके पास एक यूपीआई का स्कैनर सेंड करूंगा, उस पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे जो भी आप चलाते हैं या आपके घर वाले चलाते हैं, आपके आरी पड़ोस के कोई चलाता होगा, आपके दोस्त यार चलाते हैं, तो किसी से भी आप सेंड करवा दीजिएगा मात्र 100 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे पास जो है सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही स्क्रीनशॉट आप मेरे पास सेंड करेंगे तुरंत मैं आपको यहाँ पर देखूंगा कि भाई आपका पैसा आ गया, और जैसे ही आपका एक प्रकार से स्क्रीनशॉट मेरे पास आएगा और एकदम से कन्फर्मेशन हो जाएगा, तुरंत आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप से, और तुरंत आप तक वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको एक प्रकार से वीडियोस फॉर्म में जो वीडियो अभी तक क्लास हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और उन सभी क्लासेस की पीडीएफ और मॉडल पेपर के नोट्स, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी के सारे, और बाकी सब्जेक्ट के जो बनते रहेंगे वो मिलते रहेंगे। जैसे ये मतलब कि मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अब इसका जो ये वाला है पारिस्थितिकी वाला इकाई 1 का नोट्स है ऑब्जेक्टिव का, या इसी प्रकार 7 इकाइयों का, वो आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगा उसी जो है ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का आपको वहाँ पर कोर्स मतलब 100 रुपये आपको पे करने होंगे, आपको ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, तो फिर ये कोर्स के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकीय शब्द को किसने प्रतिपादित किया, बताएं। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकीय शब्द को किसने प्रतिपादित किया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास, किसने प्रतिपादित किया भाई। बिल्कुल अर्नेस्ट हैकल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, बताएं। रेगिस्तान, एक्वेरियम, वन या फिर कोई नहीं। देखिए, रेगिस्तान और वन जो होते हैं ये एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र हैं, जबकि एक्वेरियम जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है एक्वेरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 23 नंबर, कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है। एक्वेरियम जानते हैं क्या होता है, जैसे मछली जो घर में लोग जियाते हैं, मछली घर में पालते हैं, तो उसमें आप देखते हैं मछली रखे रहते हैं, एक शीशे के जार में पानी भर करके रख देते हैं और मछली को खिलाते रहते हैं और पालते हैं, तो वो होता है एक्वेरियम। ठीक है, और भी चीज़ों को मतलब कि उसमें पालते हैं। अगला प्रश्न है
लेकिन मछली बहुत सारे लोग पालते हैं, ऑफिस वगैरह में आप देखते होंगे बड़े बड़े। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं। मानवीय पर्यावरण मतलब होता है कृत्रिम पर्यावरण। अब कृत्रिम पर्यावरण की अगर बात की जाए, मानवीय पर्यावरण में आपका देखिए धर्म जो होता है मानवीय पर्यावरण है, मनुष्य ने धर्म बनाया है। शादी ब्याह जो होता है मनुष्य के द्वारा फिक्स होता है, मनुष्य के नियम कायदे होते हैं इसमें। समुदाय भी एक प्रकार से मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। जबकि भूमि की बात की है तो भूमि को मनुष्य ने नहीं बनाया है, इसीलिए मानवीय पर्यावरण का एक घटक ये भूमि जो है वो नहीं है। बाकी समुदाय, धर्म, शादी ये सब हैं। भूमि क्या है, एक प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है, प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, तत्व है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और कैसा तत्व है, भौतिक तत्व है, यानी कि अजैविक तत्व है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में जीव के वास का क्या अर्थ होता है। जीव के वास का मतलब जीव जहाँ पर रहते हैं उसके वास को क्या कहते हैं, पाए जाने वाला स्थान, उसी को वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अणु में प्रवेश में प्रकाश ऊर्जा की रसायन ऊर्जा में रूपांतरण की दर जो होती है वो क्या कहलाती है। उसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अणु में प्रकाश ऊर्जा की रसायन ऊर्जा में रूपांतरण की जो दर होती है, जो रेट होता है, उसी रेट को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं। तो एक खाद्य श्रृंखला में कितनी कड़ी हो सकती हैं भैया, 4 से 5 कड़ियाँ हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हो गया आपका अपघटक, एक हो गया आपका जो है एक प्रकार से मतलब उत्पादक, एक हो गया मतलब उपभोक्ता। उपभोक्ता में आप 3 कैटेगरी बांट सकते हैं, तो अधिकतम 5 हो गए आपके ना। 3 हो गए आपके उपभोक्ता यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, एक हो गया उत्पादक और एक हो गया अपघटक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शैवाल वैवाल जो है, कवक ववक, ये सब क्या है, अपघटक हैं। उसके बाद में अगला आपका आता है उत्पादक। उत्पादक में ऐसे जो एक प्रकार से छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ पौधे, मतलब पौधों की अगर बात की जाए तो पेड़ भी एक प्रकार से उसी में आते हैं। तो जो पौधे होते हैं छोटे छोटे वो उत्पादक हैं, और उन पौधों को बकरी खाती है, वो उपभोक्ता है प्राथमिक। बकरी को मनुष्य खाता है, द्वितीय को उपभोक्ता। ठीक है, और मनुष्य को शेर खाता है, तृतीय को उपभोक्ता। तो ये हो गए एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी, तो 5 कड़ी अधिकतम। अगला प्रश्न है 27 नंबर, प्राथमिक तंत्र मतलब पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रम अनुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति क्या होगी। उसको त्रिभुज बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे, षटकोण बोलेंगे। तो उसको पिरामिड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, किस पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा। अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र के सारे अपघटक जो हैं वो नष्ट हो जाएं तो कौन सा चक्र प्रभावित होगा भैया, जैव भू रासायनिक चक्र जो होगा वो प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से, जीवों के एक समुदाय से दूसरे समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापन को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण बोलते हैं जब जीव जो होते हैं एक समुदाय से दूसरे समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं, तो इस क्रिया को हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 30वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कवक जो होते हैं वो सारे के सारे कवक जो होते हैं अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनको अपघटक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा। प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊर्जा का पिरामिड, एक होता है संख्या का पिरामिड, और एक होता है बायोमास का पिरामिड। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं पारिस्थितिकीय मुख्य रूप से। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। 32 नंबर प्रश्न है, किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं, बताएं। पादप फलक, मछलियाँ, या प्राणी फलक, या फिर मेढक। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं। तो होती मछलियाँ, चूँकि जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो एक से अधिक एक प्रकार से जो है पोषण स्तरों में मछलियाँ शामिल हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है।
अगला प्रश्न 33 नंबर, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें या बढ़ती प्रौद्योगिकी? बढ़ती प्रौद्योगिकी कम खतरा है पर्यावरण के लिए, उससे ज़्यादा खतरा कहीं ना कहीं पे बढ़ती हुई जनसंख्या से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, पर्यावरण शब्द लिया गया है किस भाषा से? फ्रेंच या फिर अंग्रेजी या लैटिन या रूसी? तो पर्यावरण शब्द जो लिया गया इन्वायरमेंट, वो एक प्रकार से फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? तो स्थल मंडल का सबसे बड़ा घटक जो है वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सन 1870 ईस्वी में इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो थे अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन नंबर सी में दिया अर्नेस्ट हैकल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के हैं अर्नेस्ट हैकल, जर्मन जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में इकोलॉजी शब्द के बारे में बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि पर्यावरण जो होता है वो क्या है? पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम यह कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम जो पर्यावरण का है वो विस्तृत है। ठीक है, बड़ा है, बृहद है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपके समक्ष में लाता रहूं। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, मानव जाति पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, मानव जनित जो पर्यावरण होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं परजैविक पर्यावरण। परजैविक ऑप्शन नंबर बी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा परजैविक प्रदूषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोस मिलती रहेंगी आप सभी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में कई सारी बातें भी कही जाती हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसको लेकर के सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी। चैप्टर वाइज जब वीडियो देखेंगे तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, तीनों का चैप्टर वाइज वीडियो मैंने 3 चैप्टर या 4-5 चैप्टर पढ़ाए थे, वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप आसानी से उसको देख पाएंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर देखिएगा, पर्यावरण के मुख्य तत्व हैं। पर्यावरण के मुख्य तत्व क्या है भाई? भौतिक या अजैविक संगठक तत्व, जैविक संगठक तत्व या ऊर्जा संगठक तत्व? तो ये सभी तत्व जो हैं वो क्या हैं? ये सभी के सभी तत्व जो होते हैं ये पर्यावरण के मुख्य तत्व हैं। चाहे भौतिक तत्वों की बात की जाए, भौतिक या अजैविक संगठक या अजैविक तत्व। ठीक है, भौतिक या अजैविक बात एक ही है, जैविक संगठक तत्व और ऊर्जा संगठक तत्व, ये 3 तत्व होते हैं। 3 एक प्रकार से पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भौतिक या अभौतिक संगठक के अंतर्गत पर्यावरण के तत्व आते हैं, कितने आते हैं भाई? तो 4। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर, भौतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण उपसंगठक कौन है? तो भौतिक पर्यावरण का उपसंगठक जो है वो कौन है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो स्थिति जो होती है, सिचुएशन, वो भौतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण उपसंगठक है। 42 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि जैविक संगठक के तत्व हैं। जैविक संगठक के तत्व क्या होते हैं भाई? देखिए, पौधे जो होते हैं जैविक ही हैं, जीव है इसमें, जीवों में तो जीव है ही, सूक्ष्म जीव जंतुओं में भी जीव है, यानी जैविक संगठकों के ये सभी तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य है पर्यावरण प्रबंधन करना, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य उसका है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई, बताएं। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो विश्व मौसम यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रकार से इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WMO की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी भाई? 23 मार्च 1950 को हुई थी।
23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर इसकी स्थापना जो होती है वो, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपसे ये भी प्रश्न पूछा सकता है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। तो उसी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिनेवा शहर में मुख्यालय स्थित है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और 193 सदस्य देश जो हैं इसके एक प्रकार सदस्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न। ये प्रश्न तो हमेशा आता ही आता है, सभी विश्वविद्यालयों में आया हुआ है। ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा जाना। इस प्रकार से बीए थर्ड सेमेस्टर का ये जियोग्राफी का था। अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट का ऐसे आपको जियोग्राफी का मैंने दे दिया, अगर ये पसंद आया हो तो कमेंट करके बताओ कि सर जी आगे की क्लास इसकी प्रारंभ करवा दीजिए, यानी कि 7 वीडियो और दे दीजिए। आप लिखिए ऐसा कि भाई और सर जी और भी यूनिट की वीडियोज़ दीजिए इसकी, और भी जो आपके सब्जेक्ट हुए, जैसे सोशियोलॉजी का चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, इकोनॉमिक्स का चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए, हिंदी का चाहिए, या अन्य किसी सब्जेक्ट का चाहिए, जो भी सब्जेक्ट का आपका चाहिए, हर सब्जेक्ट को लेकर के आप कमेंट कर दीजिएगा। और मैं जल्द ही सभी सब्जेक्ट को लेकर के बनाने वाला हूँ ये सारी वीडियोस, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 2 के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, और यूनिट 2 में हम समझेंगे जैव विविधता और उसका संरक्षण, सतत विकास और ऊर्जा संकट के बारे में। ठीक है, तो एक प्रकार से हम यूनिट 2 के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।